अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, जिसके अंदर रोटेशनल पार्ट और ट्रांसलेशनल पार्ट आता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। जैसा कि पहले आपको पता है कि ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन क्या होती है कि एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो जो सरफेस उस बॉडी को ओपोजिशन प्रोवाइड करती है उसकी वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशनल फ्रिक्शन है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल या रोलिंग फ्रिक्शन किस तरीके से आएगी, तो आज के लेक्चर में हम वो भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसमें हम टॉर्क का और टोटल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा के उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। रेस ऑफ रोलिंग बॉडीज़, ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जांपल इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h है। इसके ऊपर डिफरेंट शेप की बॉडीज़ रखी गई हैं। डिफरेंट शेप की बॉडीज़ का ये मतलब है कि इन तमाम बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। इनको इस हाइट के ऊपर, जिस टाइम पे ये इस हाइट के ऊपर थे, इन तमाम की इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो थी। इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जिस टाइम पे इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये रोटेट करके और ट्रांसलेट करके, यानी कि ये बॉडी यहाँ पे रोटेट भी करेंगी और ट्रांसलेट भी करेंगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इनकी रोटेशन भी होगी प्लस ट्रांसलेशन भी होगी। अब आपने ये देखना है कि कौन सी बॉडी, यानी कि किस शेप की बॉडी सबसे पहले नीचे पहुँचेगी। एक बात तो ऑब्वियस है कि वो बॉडी सबसे पहले नीचे पहुँचेगी जिसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि इन तमाम डिफरेंट शेप्स की बॉडीज़ में से जिसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। तो आइए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए आप कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है। चूँकि इस पॉइंट के ऊपर ये तमाम मैसेज या तमाम डिफरेंट शेप की बॉडीज़ रेस्ट के ऊपर हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज़ीरो है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये एक हाइट h के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर इन तमाम की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी कैपिटल mgh। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया है कि ये तमाम के तमाम मैसेज वो कैपिटल M के हैं। यहाँ पे ये अजम्पशन इसलिए की जा रही है क्योंकि आखिर में हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे मैस किसी वर्थ का नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप ये अज्यूम कर लीजिए कि इन तमाम का मैस M है, तमाम डिफरेंट शेप की बॉडीज़ का मैस M है, तो इसी वजह से इन तमाम की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर mgh लिखी गई है। अब फाइनल पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है इसका, जहाँ पे हाइट आके ज़ीरो हो रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी F प्लस पोटेंशियल एनर्जी F क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी चूँकि हाइट से रिलेटेड है और यहाँ पे हाइट ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। चूँकि हम देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर सम होगी दोनों का, यानी कि रोटेशनल का भी KEF आपके पास आ जाएगी हाफ ऑफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये ट्रांसलेशनल पार्ट है, ये रोटेशनल पार्ट है। यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको, चूँकि इन दोनों एनर्जीज़ के सहारे पहुँचना पड़ा है, तो मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर पहले ये टर्म डालूँगा क्योंकि मैंने एज्यूम किया हुआ है कि इन तमाम का मैस M है, कैपिटल M, तो काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसलेशनल पार्ट आ जाएगा हाफ ऑफ mvcm स्क्वायर प्लस रोटेशनल मोशन हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर है। अब I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हर बॉडी का डिफरेंट होगा क्योंकि इन तमाम बॉडीज़ की शेप डिफरेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगा। तो मैं इन जनरल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया CmR स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पे C कोई कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट तमाम डिफरेंट मैसेज के लिए डिफरेंट होगा, जिसको हम बाद में देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ओमेगा Cm स्क्वायर, तो इन तमाम जो बॉडीज़ आप देख रहे हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर है, एक स्फीयर है, फिर एक छोटा सिलेंडर है, फिर एक रिंग है,
फिर एक स्फीयर है, इन तमाम का रेडियस फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल R है, तो आपके पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का जो फार्मूला है V इक्वल टू R ओमेगा का, यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो VCM डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुट की है। अब इस रिलेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर से आप M R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा 1/2 CM VCM का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से इन दो रिलेशंस में से कॉमन निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1/2 1 + CM VCM स्क्वायर। ये एक सिंपल रिलेशन आ गया। अब इस एग्जांपल का मेन पर्पस या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने ये देखना है कि कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचती है। तो हम ये देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, वही बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचेगी। तो यहाँ से अगर आप VCM निकालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी तमाम टर्म्स को उस साइड पे ले जाइए, तो ये आ जाएगा mgh ओवर 1/2 1 + C इंटू M। यहाँ पे M से कैंसिल आउट हो गया, G और बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो इट मीन्स के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए या इन तमाम डिफरेंट शेप्स के लिए ये आई है। इसके अंदर एक सबसे ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं कि 2 भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, G भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स्ड है, हाइट इसकी ये गिवन थी फिक्स्ड है, 1 + C जस्ट एक कांस्टेंट है। इट मीन्स कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। इसके अंदर डायरेक्टली इन तमाम बॉडीज़ के मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे C फैक्टर डिसाइड करेगा कि किसकी VCM यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। अब चूंकि इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी, इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास टोटल वैल्यू कम होती जाएगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास आपकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास कम हो जाएगी। इसके इन्वर्सली अगर आप ये देखें कि आप C की वैल्यू कम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है चूँकि, तो होल टर्म आपके पास बड़ी हो जाएगी, इसी तरीके से आपके पास VCM बड़ा हो जाएगा। यानी कि VCM को आप अगर एक रफली रिलेशन लिखें तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि जितना आप C बढ़ाएंगे उतना आपके पास VCM कम होगा, और जितना C आपके पास कम होगा उतना VCM आपके पास ज़्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू एक सिलेंडर के लिए, यूनिफॉर्म सिलेंडर्स के लिए 1/2 है, और इसी तरीके से आपके पास सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 है, जो कि ये आ रहा है। तो अगर आप एक C की वैल्यू है 1/2 फॉर सिलेंडर्स और C इज इक्वल टू 2/5, ये आपके पास आ सकता है सॉलिड स्फीयर के लिए। इसी तरीके से C आपके पास 2/3 है एक हॉलो स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले इसको आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, और इसको आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। इट मीन्स के आपके पास जो पहला है, जो सिलेंडर है, उसका C आपके पास ज़्यादा है, तो इट मीन्स उसका VCM आपके पास कम है। सॉलिड स्फीयर के लिए आपके पास C की वैल्यू कंपैरेटिवली लो है, यानी कि वो 0.4 है, तो आपके पास VCM सॉलिड स्फीयर के लिए ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर और एक सिलेंडर मूव कर रहा है, इसके केस में C की वैल्यू ज़्यादा है, इसके केस में C की वैल्यू कम है। तो इस केस में आपके पास सॉलिड स्फीयर ज़्यादा तेज़ी से नीचे तक आएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए आपके पास C की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, और
सिलेंडर आपके पास देर के बाद नीचे पहुंचेगा। और इसी तरीके से सी की बाकी वैल्यूज़ डिसाइड करेंगी कि कंपैरिजन में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कौन सी बॉडी जल्दी या लेट नीचे पहुंचेगी। इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली सी की वैल्यू ये आपको बता रही है कि इस टोटल मोशन का कितना पार्ट आपके पास रोटेशन में जा रहा है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये आपके पास टोटल मोशन है। अब आपको ये सी फैक्टर ये बता रहा है कि किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी में से रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्जन कितनी है। अगर किसी बॉडी के अंदर ज़्यादा आपकी एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो रोटेशन में है, तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो यहाँ से स्लो मूव करेगा और लेट नीचे पहुँचेगा। इसी तरीके से अगर किसी बॉडी की ट्रांसलेशनल एनर्जी में कन्वर्जन ज़्यादा है टोटल एनर्जी में से, तो उस बॉडी का VCM ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे तक आएगी। सो अभी हमने देखा कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से हम डिफरेंट शेप की बॉडीज़ को अगर हम इंक्लाइन करें, यानी कि हम वहाँ से इनको छोड़ें और मूव करके नीचे आएँ, तो कौन सी बॉडी पहले पहुँचेगी और कौन सी बाद में पहुँचेगी। अब हम कुछ और फिज़िकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिज़िकल एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके अंदर हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ प्रिमिटिव यो-यो। फॉर द प्रिमिटिव यो-यो फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये सेम प्रीवियस एग्जांपल्स है यो-यो वाली। इसका रेडियस r है, ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव कर रही है। इनिशियल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी इसकी 0 है, सो फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर के ऊपर है तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। चूँकि ये स्ट्रिंग है वो नीचे आ रहा है, तो इसकी टेंशन ऊपर की तरफ होगी, जिसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। इसका रेडियस r है, यहाँ पे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस लिया गया है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस में, जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, लगाऊंगा मोशन का फार्मूला, तो आपके पास आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। जी किसके इक्वल आ जाएगा, नीचे की तरफ क्या चीज़ है, mg और t डायरेक्शन t की किधर है, ऑपोजिट है ऊपर की तरफ, तो mg माइनस टी आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। इसी तरीके से आप टॉर्क का फार्मूला लगाइए अबाउट z एक्सिस, यानी कि ये एक z एक्सिस जो कि इसके क्रॉस में जा रहा है, इसके अंदर से गुजर के बाहर की तरफ। टॉर्क वहाँ कैलकुलेट कीजिए, तो टॉर्क का फार्मूला होता है r क्रॉस f। यहाँ से सिंपल आपके पास टी आर आ गया यहाँ, बिकॉज यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक ही है, वो टेंशन है। तो टॉर्क जो है, समीशन ऑफ टॉर्क, ये इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा ऑफ जी। इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाएगा 1/2 mr² अल्फा ऑफ जी, यानी कि सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, जो कि इस केस में इस सिलेंडर के लिए 1/2 mr² है। अब चूँकि ये यहाँ पे रोल हुआ है, जस्ट रोलिंग हुई है, कोई स्लिपिंग नहीं हुई, तो ये वाला फार्मूला वैलिड है जस्ट फॉर रोलिंग के लिए, यानी कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा जी। इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा dV/dt CM इज इक्वल टू R फिक्स्ड है, तो d ओमेगा जी डिवाइडेड बाई dt। तो आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की, और ये आपके पास आ जाएगा अल्फा जी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में से आप अल्फा ऑफ जी की वैल्यू निकालिए, तो ये आपके पास आ जाएगा ACM डिवाइडेड बाय R। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा ICM अल्फा जी इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू 1/2 mr²। अल्फा जी की वैल्यू आप पुट करेंगे ACM डिवाइडेड बाय R, ये R से कैंसल आउट हो गया। तो इट मीन्स कि आपके पास RT आ गया 1/2 कैपिटल M R ACM। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए।
अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन में एम जी माइनस टी, यानी कि इसमें आ रहा है एम जी माइनस टी इज़ इक्वल टू एम ए सी एम ऑफ वाई, और एक में आ रहा है आर टी इज़ इक्वल टू हाफ एम आर ए स्क्वेयर। अब आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप यहाँ से आर की या टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कीजिए, तो एक दफ़ा आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे 2/3g है, और फिर दूसरे केस में आप आर उठा के यहाँ पे पुट कीजिए और टी की वैल्यू निकालिए, तो आपके पास टेंशन आ जाएगी 1/3 m/g, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है और टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गई है इस फिजिकल एग्जांपल के लिए। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से टॉर्क का और टोटल काइनेटिक एनर्जी का, जिसके अंदर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ रहा है, कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट की हैं। इसी तरीके की एक और एग्जांपल देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। आइए एक एग्जांपल पे जाते हैं। ए बॉल थ्रोइंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन ए रैम्प विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द हॉरिजेंटल, जिसको एंगल यहाँ पे बीटा कहा गया है। व्हाट आर द बॉल्स एक्सेलरेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल, ट्रीट द बॉल एज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इग्नोरिंग द होल्स। तो इस तरीके से है कि एक बॉल यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल भी है। ये इंक्लाइंड प्लेन एक एंगल बीटा बना रहा है, इस बॉल का मैस m है। तो जिस तरह कि इसने बताया है कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, तो आप इसके अंदर वी सी एम इज़ इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, ये कंडीशन है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो कि इससे पिछली एग्जांपल में हमने देखा है। तो सबसे पहले हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला आप एक्स एक्सिस ले लें और ये वाई एक्सिस ले लें, जो कि यहाँ पे ये लिए गए हैं। तो एंगल इस केस में ये वाला बीटा बनेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वो इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन की। चूँकि बॉडी की मूवमेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी, जो कि यहाँ पे एफ एस लिखा गया है। इसी तरीके से जो मैस है वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है, तो सेंटर ऑफ मैस से लेके नीचे आप लिखेंगे तो ये कैपिटल एम जी आ जाएगा। इस एंगल की वजह से ये वाला कंपोनेंट इसका एम जी कॉस बीटा बनेगा और ये वाला कंपोनेंट इसका एम जी साइन ऑफ बीटा बनेगा। तो इस बीटा की वजह से इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन बीटा बनेगा और ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉज ऑफ बीटा बनेगा। आप एक्स एक्सिस के गिर्द मोशन लॉ लगाइए तो ये आ जाएगा एम ए सी एम ऑफ एक्स, यानी कि इस एक्सिस में। तो आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट आपके पास आ रहा है वो है एम जी साइन ऑफ बीटा, जो कि ये है, ये वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली यही वाला कंपोनेंट है, प्लस और फ्रिक्शनल फोर्स देखें वो भी एक्स एक्सिस में है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस एफ आ गया और ये इस तरीके से लिखा गया, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। इसी तरीके से टॉर्क के ऊपर अब आप आइए। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है और सिंपल आर है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन 91 दे रहा है, तो सिंपल इसलिए मैग्नीट्यूड में लिखा गया है। तो समीशन ऑफ टॉर्क आपके पास अगेन आई ऑफ एल्फा की इक्वल आ जाता है। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चूँकि बताया गया था कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा ऑफ जी है। अब आप अल्फा ऑफ जी की वैल्यू यहाँ से निकालिए, अल्फा ऑफ जी की वैल्यू ये आ जाएगा आर ओवर ए सी एम। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन बीटा माइनस एफ, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वेयर अल्फा ऑफ जी आपके पास आ जाएगा आर, अल्फा ऑफ जी आपके पास आ जाएगा ए सी एम डिवाइडेड बाई आर, तो ये आ जाएगा ए सी एम डिवाइडेड बाई आर, आर आर से कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास ये सिंपली आ जाएगा 2/5 कैपिटल एम आर ए सी एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी और इसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। सो अभी तक हमने टॉर्क के और टोटल काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ एग्जांपल्स के अंदर मैयर की हैं।
अब हम ये देखते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कि यानी कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है या रोल कर रही है तो उसके अंदर फ्रिक्शन किस वजह से आएगी और किस तरीके से आएगी। तो अगर कोई भी बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर तो एग्जैक्टली वो सरफेस उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी। तो आइए उसके लिए कि हम एग्जांपल देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो उस केस में टॉर्क आपके पास ज़ीरो आएगा, यानी कि ये आपके पास नॉर्मल फोर्स है जो कि इसके एग्जैक्टली सेंटर के अंदर से गुजर के जा रही है। सो देयर इज़ नो स्लाइडिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट वर्क। इस केस में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं करेगी, यानी कि कोई रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होगी इस केस में। अगर आपके पास परफेक्टली रिजिड स्फीयर है और परफेक्टली रिजिड सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई स्लिपिंग नहीं होगी और नॉर्मल फोर्स एग्जैक्टली उसके सेंटर के अंदर से गुजर के जाएगी, तो उस केस में टॉर्क आपके पास ज़ीरो होगा और किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। अब आप इस तरह से करिए कि इस सरफेस को अगर आप थोड़ा सा रफ कर दीजिए यहाँ से आगे, जो कि यहाँ पे इस तरीके से शो किया गया है, तो अब जो नॉर्मल फोर्स है पहले वो ये वाली सरफेस लगा रही थी इस एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर, यानी कि पहले यहाँ पे लग रही थी तो वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में से गुजर के जा रही थी। लेकिन अब जब आपने इस सरफेस को थोड़ा सा उभार दिया यहाँ से, यानी कि पाइल अप किया, तो अब नॉर्मल फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि ये इसके सेंटर में से नहीं गुजर रही। तो इस केस में टॉर्क आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि द सरफेस पाइल्स अप इन फ्रंट ऑफ द स्फीयर एंड द स्फीयर राइट्स ए शैलो ट्रेंच। Because of these deformation, the contact forces on the sphere no longer act along the single point, but over an area. The forces are concentrated on the front of the sphere as shown, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस केस में चूँकि अब बॉडी की मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी सरफेस को पाइल अप करें तो उस केस में आपके पास नॉर्मल रिएक्शन जो है, यानी कि नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑन द बॉडी, वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में से पास नहीं करेगा, तो उस केस में आपके पास फ्रिक्शन आएगी। एक तो आपके पास इस पाइल अप होने की वजह से फ्रिक्शन आई, और दूसरा इन एडिशन देयर इज सम स्लाइडिंग ऑफ स्फीयर ओवर द सरफेस ड्यू टू डिफॉर्मेशन काजिंग मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द लॉस्ट। और दूसरा इसके पाइल अप होने की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी स्लिपिंग भी आई है, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड भी हुआ है। एक तो इस पाइल अप होने की वजह से एग्जैक्टली नॉर्मल फोर्स जो है वो इसके सेंटर में से पास नहीं कर रही, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन आई। पहली फ्रिक्शन यहाँ से आ गई आपके पास, इसको आप F1 कह लीजिए। दूसरी फ्रिक्शन ऐसे आई कि जैसे ही आपने इस सरफेस को थोड़ा सा उभारा था, यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइडिंग हुई है, यानी कि स्लिपिंग हुई है। उस स्लिपिंग की वजह से जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसमें से थोड़ा सा लॉस आया है ड्यू टू स्लाइडिंग। तो इन दोनों फ्रिक्शंस को मिला के जो रोटेशन में फ्रिक्शन आती है तो उसको हम कहते हैं कि वो रोलिंग फ्रिक्शन है। अभी हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो बेसिकली अगर आप किसी एग्जैक्टली परफेक्ट सरफेस को थोड़ा सा पाइल अप करेंगे, थोड़ा सा उभार देंगे, तो उसके ऊपर मूव करने वाली बॉडी एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद एक ऐसी अपने काइनेटिक एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर थोड़ा सा लॉस फील करेगी स्लाइड होने की वजह से। प्लस दूसरी फ्रिक्शन इस केस में आएगी कि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर में से पास नहीं करेगा। तो इसको जो हम कहते हैं ये एक रोलिंग फ्रिक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।